नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियोज में गुप्तकालीन राजाओं के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे और गुप्तकालीन प्रशासन के लिए भी दो वीडियोज बनाएंगे ताकि आपके लिए भी पढ़ने में रुचिकर रहे, अन्यथा वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो हम गुप्तकालीन प्रशासन को दो वीडियोज में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में कला के क्षेत्र में विकास है, जिसमें मूर्ति कला, मंदिर और चित्रकलाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में विकास गुप्त काल में कैसा हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुप्त काल में कितना विकास हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसी प्रकार हम बात करते हैं गुप्तकालीन प्रशासन की। तो गुप्तकालीन प्रशासन में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है, स्वर्ण काल कहा गया है। इसी के साथ गुप्त काल को क्लासिकल युग की संज्ञा भी दी गई है। क्लासिकल युग की संज्ञा भी दी गई है। गुप्त काल में धार्मिक दृष्टि से हम बात करें तो गुप्त काल में अधिकांश मंदिर भगवान शिव, सूर्य और शिव के बने हुए थे, अर्थात अधिकांश मंदिर हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ही मंदिर हुआ करते थे। हम इसी तरह बात करें मूर्ति कला की, हालांकि धार्मिक दृष्टि से हम बात करें तो गुप्त काल में वैष्णववाद का भी प्रचार बहुत अधिक हुआ था, क्योंकि जो राजा हुए थे समुद्रगुप्त राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे राजा हुए थे, उन्होंने वैष्णववाद का प्रचार बहुत अधिक किया था। हालांकि वह दूसरे धर्मों का भी पालन किया करते थे। इस तरह हम सबसे पहले बात करें गुप्त काल में मूर्ति कला की बात करें तो गुप्त काल में हमें नालंदा से एक मूर्ति मिली है। नालंदा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है। वह नालंदा से 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह मूर्ति कला में हम बात करें तो बुद्ध की मूर्ति ही बिहार के सुल्तानगंज से 7.5 फीट की ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी तरह मथुरा से भी बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और गुप्त काल में जो मूर्ति कलाओं का केंद्र हुआ करते थे उस समय पाटलिपुत्र था और मथुरा, यह गुप्त काल में मूर्ति कला के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। इसके बाद मूर्ति कला के बाद में हम बात करें मंदिरों के बारे में तो मंदिर गुप्त काल में मैंने अभी बताया, गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने थे वह हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थे। ऐसे ही मंदिरों में सबसे पहले हम बात करें दशावतार मंदिर की। दशावतार मंदिर यह देवगढ़ से प्राप्त किया गया था, जो कि झांसी यूपी में है। यह दशावतार मंदिर विष्णु को समर्पित है। ऐसे ही यह मंदिर ईंटों का बनाया गया था, ईंटों का मंदिर था। और यह दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बनाया गया था या पंचायतन शैली से बना हुआ था। इसी प्रकार हम दूसरे मंदिर की बात करें तो दूसरा मंदिर था लक्ष्मण का मंदिर। यह लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव से मिला। इसी तरह हम मंदिरों में बात करें तो एक मंदिर विष्णु का मंदिर भी मिला था। विष्णु का मंदिर, यह विष्णु का मंदिर तिगवा से प्राप्त हुआ था। तिगवा जबलपुर में पड़ता है, जबलपुर एमपी। यहां से गुप्तकालीन हिंदू देवी देवताओं की हम बात करें तो गुप्त काल के दशावतार का जो देवगढ़ झांसी से यूपी से प्राप्त हुआ था, सबसे पहले सर्वप्रथम मंदिर था जिसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था। और यह मंदिर
पंचायतन शैली से बनाया गया था। इसी प्रकार हम दूसरे मंदिर की बात करें तो लक्ष्मण का मंदिर प्राप्त हुआ था, भीतरगांव यूपी से प्राप्त हुआ था यह भी। और इसी तरह विष्णु का मंदिर था जो तिगवा जबलपुर एमपी से हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हम बात करें चित्रकला के बारे में। गुप्त काल में चित्रकला का विकास है किस तरह से हुआ, तो गुप्त काल में चित्रकला अजंता, होशंगाबाद, महाराष्ट्र तथा ग्वालियर के पास बाग पड़ता है। यह बाग एमपी में है। यहां से हमें गुप्त काल के चित्रकला के बारे में पता चलता है कि इसी अजंता से 29 गुफाएं प्राप्त हुई थी। इन 29 गुफाओं में भी वर्तमान में 6 गुफाएं ही शेष बची हैं। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9 और 10 और गुफा नंबर 16 और 17, यह गुफाएं ही वर्तमान में शेष बची हुई हैं। इन गुफाओं में भी हम सबसे पहले बात करें तो गुफा नंबर 1 और 2 चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। चालुक्यों राजाओं के द्वारा बनवाई गई थी। गुफा नंबर 9 और 10 यह वाकाटक राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। और गुफा नंबर 16 पे मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला। इस तरह हमने गुप्त काल में चित्रकला की बात करी तो यह अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त है। और यहीं से अजंता से 29 गुफाएं प्राप्त हुई थी। वर्तमान में 6 गुफाएं शेष बची हैं और इनमें भी गुफा नंबर 16 एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होती है। यह इस पर मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है। और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा नंबर 1 और 2 चालुक्यों के द्वारा बनवाई गई थी और गुफा नंबर 9 और 10 वाकाटक राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। इस तरह से हम नेक्स्ट हम बात करें तो गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में विकास किस तरह से हुआ था। तो गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र की हम बात करें तो सबसे पहले गुप्त काल में साहित्यकारों की हम बात करें। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में विकास है तो गुप्त काल में उस समय राजकाज की भाषा वह संस्कृत ही हुआ करती थी। संस्कृत भाषा। और ऐसे ही साहित्यकारों की हम बात करें तो सबसे पहला साहित्यकार था महाकवि कालिदास। इस महाकवि कालिदास के बारे में भी मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था कि यह कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड या उसकी उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भी यह महाकवि उसी का समकालीन कवि था। तो इस महाकवि कालिदास ने विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं की थी। उन ग्रंथों में है पहला या अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसी तरह ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंशम, इस तरह के इस महाकवि कालिदास ने ग्रंथों की रचनाएं की, नाटकों की रचनाएं की। इनमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतु संहार है, मेघदूत है और रघुवंशम है। इसी तरह हम बात करें अन्य साहित्यकारों की उससे पहले इसी कालिदास के बारे में थोड़ा सा अध्ययन और करें तो इस महाकवि कालिदास के बारे में एक इतिहासकार था विसेंट स्मिथ। यह विसेंट स्मिथ इंग्लैंड का एक कवि था। इंग्लैंड का एक कवि था या नाटककार कह सकते हैं हम।
उसका नाम था शेक्सपियर। तो इस विसेंट स्मिथ ने इस महाकवि कालिदास की तुलना इस शेक्सपियर से की है, इसीलिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें दूसरे साहित्यकार की, शूद्रक की बात करें तो शूद्रक ने एक ग्रंथ की रचना की थी, वह था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की रचना की थी। इसी तरह था विष्णु शर्मा। इस विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। ऐसे ही साहित्यकारों में था महाकवि माघ। इस महाकवि माघ ने भी शिशुपाल वधम की रचना की थी। शिशुपाल वधम की रचना की थी। इस तरह से गुप्त काल में यह साहित्यकार हुए थे। महाकवि कालिदास था, शूद्रक था, विष्णु शर्मा जी थे और महाकवि माघ थे। और महाकवि माघ ने भी शिशुपाल वधम ग्रंथ की रचना की थी। इस तरह से गुप्त काल में इन साहित्यकारों का भी विशेष योगदान रहा था। इसके बाद में हम बात करते हैं गुप्त काल में विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में कितना विकास हुआ था। तो गुप्त काल में विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, एक मिनट में इनको हटा देता हूं ताकि अपने पास जगह हो जाए। विज्ञान व कला के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान है। तो विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करें तो एक इतिहासकार है, या हम उसको वैज्ञानिक की संज्ञा भी दे सकते हैं। पहला है आर्यभट्ट। यह आर्यभट्ट गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वह गणितज्ञ था। इसी आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले इसी आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और इसी आर्यभट्ट ने दशमलव का सिद्धांत दिया था। एक सिद्धांत और दिया था इसने, शून्य का सिद्धांत। और आर्यभट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम। यह एक गुप्तकालीन समय में एक तरह से वैज्ञानिक ही था। इसने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसको प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कहा जाता है। इसी ने आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है इसके बारे में बताया, और दशमलव का सिद्धांत और शून्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद हम बात करें दूसरे वैज्ञानिक की बात करें तो दूसरे वैज्ञानिक का नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहा था। इस वराहमिहिर को भी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कहा जाता है। यह भी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। इस वराहमिहिर ने भी विभिन्न ग्रंथों की रचनाएं की थी। उनमें था बृहद जातक, लघु जातक, बृहद जातक, लघु जातक। पंच सिद्धांतिका की भी इसने रचना की थी। पंच सिद्धांतिका इसी तरह इसी गुप्त काल में अन्य वैज्ञानिकों की हम बात करें तो गुप्त काल में ही एक और वैज्ञानिक था, उसका नाम था धनवंतरी, जिसका जिक्र भी मैंने
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बताया था उस राजा के बारे में जब पढ़ा रहा था मैं। तो धन्वंतरी गुप्त काल में प्रसिद्ध एक राजकीय वैद्य हुआ करता था। राजकीय वैद्य यह धन्वंतरी हुआ करता था। इसी तरह नागार्जुन था। इसी नागार्जुन ने धातु का प्रयोग करना सिखाया था। धातुओं का प्रयोग करना सिखाया था। इस तरह से आज के वीडियो में हमने गुप्त काल के धार्मिक क्षेत्र की बात करी। गुप्त काल में चित्रकला का विकास किस प्रकार से हुआ, मंदिर, विज्ञान व चिकित्सा के क्षेत्र में बात करी और साहित्य के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद दूसरे वीडियोज में मौर्य गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में ही अध्ययन करेंगे।